को कहा था केमिकल काइनेटिक्स, ध्यान देंगे इसमें, सही ना। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो ऑर्गेनिक वाले बच्चे मैंने सिलेक्ट किए थे वही क्लास अटेंड करेंगे। 12th क्लास का चैप्टर है, कुछ पार्ट इसका ऑर्गेनिक में यूज होगा बहुत आगे जाकर, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस में, तो उसमें दिक्कत ना आए। और मे बी आगे जब एंट्रेंस के एग्जाम्स होंगे अभी स्कूल में या कहीं पे, तो उसमें भी यूज होगा ये चैप्टर, इसलिए मैंने 11th के कुछ बच्चों को अलाउ किया एंटर करने के लिए। जो ऑर्गेनिक वाले बच्चे हैं वही करेंगे, नहीं तो दूसरे बच्चे एंटर करेंगे तो उनको हो सकता है दिक्कत आ जाए 11th में भी, तो इसे ट्राई करना। जो 11th वाले बच्चे मैंने ऑर्गेनिक के बोले हैं वही अटेंड करेंगे क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंट्रेंस में काफी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के लिए भी 5 मार्क्स का चैप्टर है ये। तो इसके बाद भी होगी क्लास, में भी मैं देखूंगा टाइम को। और दूसरा, एक बार पेरेंट्स से जरूर बात कर लेंगे, कोई किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, सही है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। 2-3 बच्चों ने बोला था स्कूल में भी आना है उनके, और स्पेशली श्रेया के लिए बोला था मैंने। तो क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हम नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, इसके अंदर क्या है, जैसे हमने पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ा, ये कुछ कुछ उससे रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्या कहता है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, तो वो रिएक्शन होगी, तो वो रिएक्शन होगी, ये सबको पता है कि किसी रिएक्शन का डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन होगी। तो लेकिन इसने ये नहीं बोला कि वो रिएक्शन कितने टाइम में होगी, वो रिएक्शन उसी वक्त हो जाएगी या 1 मिनट के बाद होगी, 10 घंटे के बाद होगी, 10 साल के बाद होगी, ये नहीं बोला इसने। रिएक्शन मतलब उसको होने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उस रिएक्शन की क्या स्पीड है उसके बारे में इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। किसने, थर्मोडायनेमिक्स ने। जैसे अगर मैं बात करूं, स्पेशल एग्जांपल देते हैं, कार्बन डायमंड प्लस CO2 प्लस O2, तो ये देता है CO2, ये क्या बनाता है CO2, ये CO2 बनाता है। लेकिन ये इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है, दैट मींस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, लेकिन इसको होने में कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं है। इसको होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब हजारों साल लग जाए, 100 साल लग जाए, कुछ पता नहीं है रिएक्शन कब होगी, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा जी इस रिएक्शन का नेगेटिव है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। बस वो इतनी इंफॉर्मेशन देता है, रिएक्शन की क्या स्पीड है उसके बारे में काइनेटिक्स ही बताता है, और थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। थर्मोडायनेमिक्स उसके बारे में नहीं बताता है। जैसे ग्रेफाइट से डायमंड, ग्रेफाइट से डायमंड, ग्रेफाइट से डायमंड, ये डायमंड पूरा नहीं लिख रहा मैं, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है। ये रिएक्शन क्या है, बहुत ही स्लो है, मतलब 100 साल लग सकते हैं रिएक्शन को होने के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन है, रिएक्शन स्लो है, डेल्टा जी नेगेटिव है, रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है रस्टिंग ऑफ आयरन का, लेकिन टाइम कितना लगता है वो सबको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन 1 साल भी लग सकता है रस्टिंग होने में। आयरन के ऊपर जो जंग लगता है रेडिश ब्राउन कलर का, उसको टाइम लगता है काफी। तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर बोल दिया है कि रिएक्शन पॉसिबल है, तो वो इतना ही बताएगा कि रिएक्शन पॉसिबल है। आगे जो है रिएक्शन की क्या स्पीड है, क्या टाइम लगेगा, उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स ने कुछ नहीं बोला। तो काइनेटिक्स इसलिए स्टडी करते हैं, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से डेफिनेशन सुनेंगे, नोट्स बनाना है बहुत प्रॉपर। हो सकता है मैं इसके बाद कुछ अभी गैप दे दूं 20 मिनट का, 25 मिनट का, कि तुम एक बार जरूर रीड कर लो तो बनाना। तुम अपना बिल्कुल प्रॉपर नोट्स कॉपी लेके बैठना, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना साथ साथ। तो मैं यहाँ डेफिनेशन बोल रहा हूँ, डेफिनेशन बोल रहा हूँ काइनेटिक्स की। काइनेटिक्स है क्या, कोई एक वर्ड में पूछे व्हाट इज काइनेटिक्स, तो तुम्हें सिंपल बोलना है रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ, क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ध्यान रखना काइनेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। काइनेटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट्स ऑफ रिएक्शन, डीलिंग विद रेट्स ऑफ, रेट यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, and the mechanism by which the reaction proceeds, and the mechanism by which the reaction proceeds। मैं एक वर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, तुम्हें पूरा आना चाहिए। जो मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बोली इसकी काइनेटिक्स की, वो तुम्हें पूरा पता होना चाहिए काइनेटिक्स का मतलब क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड। यानी ये काइनेटिक्स जो है क्या बताता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी स्पीड को अफेक्ट करेंगे, और किस मैकेनिज्म से, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। इस पूरे के बारे में कौन बताएगा, इस पूरे के बारे में कौन बताएगा, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स बताएगा इसमें। तो तुम्हें मतलब एग्जांपल्स इसकी बहुत सारी हैं, जो तुम सोचोगे तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कोल है, बर्न कर जाता है, डेल्टा जी रिएक्शन का नेगेटिव है, कोल बर्न कर जाता है, डेल्टा जी रिएक्शन का नेगेटिव है। वुड है, वो बर्न कर जाती है ऑक्सीजन में, डेल्टा जी नेगेटिव है, लेकिन अपने आप तो नहीं जलती ना वो,
अपने आप तो नहीं जलती, उसको इनिशिएट करना पड़ता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है। एक बार मैंने इसको रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दे दी तो वो जलेगा, तो वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। समझे कि नहीं? तो ये कुछ इनिशिएट केमिकल रिएक्शन कोई भी होगी, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, स्टार्टिंग में हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। क्वेश्चन आते हैं ऐसे, व्हाई कोल डज नॉट बर्न बाय इटसेल्फ दो द रिएक्शन इज फिजिबल, C plus O2 gives CO2, रिएक्शन फिजिबल है तो अपने आप ही क्यों नहीं होता? बिकॉज इट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड इन द स्टार्ट ड्यूरिंग टू इनिशिएट इट वी हैव टू सप्लाई एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, उसको एक बार फ्लेम देंगे, एक बार वो जलना स्टार्ट हो गया तो एनर्जी मिलती जाएगी उसको उसी हीट से, और वो कंटिन्यूसली जलता रहेगा। इस तरह से, जैसे अगर मैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलूं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क समर में तुम चेक करोगे, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक एग्जांपल है। कर्डलिंग समर में चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी कर्ड बन जाता है, सही ना? बैक्टीरिया जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो जल्दी मल्टीप्लाई होता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। और ऐसे ही जैसे जो हम जूसेस वगैरह या पैकेज्ड फूड लेते हैं, वो सब लेते हैं अगर हम, तो वो अगर हम, जैसे जूस है, अगर हम डायरेक्ट लेंगे तो वो 1 घंटे के अंदर ही, 1 घंटे के अंदर ही क्या हो जाएगा, मतलब उसमें स्मेल आने लग जाएगी या खराब हो जाएगा, मतलब उसको हम पी नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम पैकेज्ड जूस लेते हैं या फूड लेते हैं तो उसको हम इवन ओपन करने के बाद भी 2-3 दिन तक हम उसको ले सकते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, केमिकल्स डले होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो रही होती है, बॉडी के अंदर भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के अंदर भी। तो सारा ये काइनेटिक्स है, ऑल दिस इज काइनेटिक्स, सही ना? तो मैंने इंट्रो जो दिया है इतना सफिशिएंट है। बहुत इंट्रो में तुम्हें पता कि इंट्रो बस एक समझाने के लिए कि चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया है, अदरवाइज ऐसी बातें कोई पूछता नहीं है। मेन जो हम स्टडी करेंगे अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा आगे, काइनेटिक्स मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, 3 वर्ड बोले हैं मैंने। काइनेटिक्स बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, कौन सा मैकेनिज्म है जिससे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कौन सा मैकेनिज्म है, यानी कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में रिएक्शन होगी एक्चुअल में। दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स। अब हम स्टडी करेंगे इसके अंदर कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है, रिएक्शंस को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है, या टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें पहला है, जैसे एक एक एग्जांपल लूंगा मैं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कन्वेंशन। जो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कन्वेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कन्वेंशन। पहला है फास्ट रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, विच टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगी, वो क्या है, फास्ट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल इसकी सबको पता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaOH प्लस HCl, ये तो इमीडिएट रिएक्शन होती है, NaCl प्लस H2 फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट जो हुआ। दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NaNO3 प्लस NaNO3, ये प्रेसिपिटेट बन गया AgCl का। तो ये रिएक्शंस क्या होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, दीज आर कॉल्ड एज फास्ट रिएक्शन। दूसरा स्लो रिएक्शंस, स्लो रिएक्शंस कौन सी होंगी, जिसको मिनट्स भी लग सकते हैं या फिर साल भी लग सकते हैं, ईयर्स भी लग सकते, मतलब साल लग जाएंगे, मंथ्स लग जाएंगे, तो काफी टाइम में होगी स्लो रिएक्शंस। बेस्ट एग्जांपल इसका मैंने दे दिया तुम्हें, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या स्लो प्रोसेस है। दूसरा मैंने दिया एग्जांपल इसका, कार्बन ग्रेफाइट से, मैं जी लिख रहा हूँ, जी मतलब गैस नहीं है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड बनना, प्लस हीट होता है यहाँ पे, ध्यान रखना, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, डी क्या है, डायमंड, डी क्या, डायमंड, ग्रेफाइट से डायमंड बनना, तो ये भी क्या है, स्लो रिएक्शन। या डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, स्लो रिएक्शन का है डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जितने भी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आज तक डिके कर रहे हैं, यानी उनकी रिएक्शन सोचो कितनी स्लो होगी। डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब वो आज भी प्रेजेंट एक तरह से, वो डिके करते जा रहे हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो आज भी वो एमिट कर रहे हैं, तो ये भी प्रोसेस क्या है, बहुत स्लो है, तो ये भी प्रोसेस बहुत स्लो है, सही ना? अब नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनका मैकेनिज्म हम स्टडी कर सकते हैं, जो ज्यादातर लेबोरेटरीज में परफॉर्म हो करते हैं, उनको मॉडरेट रिएक्शंस।
जो हमारी लैब में रिएक्शंस होती हैं ज्यादातर, वो मॉडरेट रिएक्शन, दीज आर कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्शन, यानी जो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है और स्लो भी नहीं है, तो ये मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। और इनका मैकेनिज्म हम स्टडी कर सकते हैं, इनका मैकेनिज्म हम स्टडी कर सकते हैं। रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम, रिएक्शन कंप्लीट्स इन फाइनाइट टाइम, सही ना, रिएक्शन फाइनाइट टाइम में होगी और लैब वगैरह में हम परफॉर्म करते हैं इस रिएक्शन को। एग्जांपल इसकी दो बेस्ट एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ इसकी जानबूझ के, ये क्योंकि ये मेरे को यही एग्जांपल्स आगे भी यूज करनी है। जैसे मैंने लिया हाइड्रोलिसिस, पहली एग्जांपल इसकी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, कोई भी एस्टर लिया CH3COOH5, इसका हाइड्रोलिसिस किया, इसका हाइड्रोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम एसिडिक। तो ये भी देखो एक फैक्टर ये भी है कि एसिडिक मीडियम है तो इसका हाइड्रोलिसिस हो गया। बेसिक मीडियम में भी हालांकि इसका हाइड्रोलिसिस होता है और फास्ट होता है, मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी जिनका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होगा, या जो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ही होगी, बेसिक में रिएक्शन ही नहीं होगी, बेसिक में वो रिएक्शन ही नहीं होगी। आंसर निकालने के लिए ध्यान देना, आंसर निकालना तो यहाँ से क्लीवेज किया, सिर्फ यहाँ से क्लीवेज किया, यहाँ पे पानी का OH, यहाँ पे पानी का H। तो ये क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये मॉडरेट रिएक्शन है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, इस रिएक्शन को हम आगे जाके पढ़ेंगे सीओडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये पेपर में डेफिनेट एग्जांपल है जो आता है पेपर में, मतलब 10 साल के अंदर 7 बार क्वेश्चन पूछा होगा ये, एग्जांपल ऑफ सीओडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसका एग्जांपल है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और केन शुगर भी कहते हैं इसको, केन शुगर या इनवर्ट शुगर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं इसी को, इनवर्ट शुगर। तो इसमें क्या है, जैसे C12H22O11, C12H22O11 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस कह लो, H प्लस कह लो, या फिर ये जैसे सुक्रोज है ना, सुक्रोज, तो एंजाइम यहाँ पे इन्वर्टेज भी हो सकता है, मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी ना कहीं आगे जाके बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में यूज होगा, इन्वर्टेज और सुक्रेज। सुक्रेज कम यूज करेंगे, ध्यान रखना, अगर शुगर का नाम ज्यादातर ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, माल्टोज होगा, इस तरह से ये शुगर का नाम होगा, तो जो एंजाइम होता है उसके आगे एज लगा देते हैं, तो सुक्रेज नाम आ गया, सुक्रेज। तो ग्लूकोज, ये सुक्रोज था, सुक्रोज जिसको टेबल शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं। और इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो मिलता है हमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड होता है, ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज कीटोन होता है। ये डिटेल में स्टडी करना, पूरा आगे डिटेल में स्टडी करना है। अब इसी में काइनेटिक्स जब स्टडी करते हैं ना, इसका जब काइनेटिक्स स्टडी करते हैं तो ये जो है, मैं जो लाइंस बोलूंगा शायद समझ रहा है, हमें सिर्फ एग्जांपल करना है। दीज आर टू बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस, दो बेस्ट एग्जांपल्स है मॉडरेट रिएक्शंस की। मेरे को सिर्फ यहाँ पे यही पढ़ाना है तुम्हें कि ये मॉडरेट रिएक्शंस के एग्जांपल हैं, एक और एक ही दो, मेरे को सिर्फ ये पढ़ाना है। मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, आगे मैं और डिटेल में भी लूंगा इसको, इवन ऑर्गेनिक में भी लूंगा मैं रिएक्शंस को। तो जो समझ आता है उतना करना, अगली लाइन जो मैं बोलूंगा, नहीं तो अभी स्किप कर देना। ये सुक्रोज जो लिया है मैंने, इसका जो सुक्रोज जो लिया मैंने, इसका जो रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी ये प्लेन पोलराइज लाइट को, ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहां पे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी की स्पेलिंग तुम लोगों को आती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ग्लूकोज जो है ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है, और ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो नीचे लिखा है मैंने फ्रक्टोज, ये होता है नेट लीवो, नेट ये लीवो होता है, नेट क्या होता है, ये लीवो, ये डेक्स्ट्रो, ये लीवो, ध्यान देंगे, ये डेक्स्ट्रो है और ये नीचे क्या है, लीवो। तो डेक्स्ट्रो लीवो मैंने बता दिया। अब नेट जो है ना, जो लीवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर लीवो रोटेटरी है, ये लाइन ध्यान सुनना, कोई भी सब्सटेंस अगर लीवो रोटेटरी है, इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को, इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में यानी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, यानी ऐसे रोटेट करेगा। को ये दिमाग में बैठा लेना, ये पता नहीं मैं कितनी बार यूज करूंगा लाइन आगे जाके।
अगर कोई भी सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसका मतलब होता है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, तो राइट में रोटेट करेगा, राइट यानी क्लॉकवाइज में। कोई भी सब्सटेंस अगर लीवो रोटेटरी है, इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब डेक्स्ट्रो की रोटेशन जो है, डेक्स्ट्रो की जो रोटेशन है वो कम होती है, डेक्स्ट्रो की जो रोटेशन है वो कम होती है, लीवो की रोटेशन ज्यादा होती है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं किसको समझ आता है। मान लो डेक्स्ट्रो की रोटेशन है +52 डिग्री की, +52 डिग्री की है, +52 डिग्री की है, और लीवो की रोटेशन जो है -92 की है, माइनस में, ये लेफ्ट में है ना, -92 की है। अब अगली लाइन सुनना, देखते हैं कि कौन आंसर कर पाता है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, देख मैं बस सिंपल देखना चाह रहा हूँ कि कौन आंसर कर पाएगा इसके बारे में। इसका आंसर देखते हैं कौन कर पाएगा। इसमें एक जो क्वेश्चन है कि जो नेट अब रोटेशन आएगी किसकी, इनवर्ट शुगर की, यानी सुक्रोज की, आफ्टर दिस रिएक्शन जो सुक्रोज की रोटेशन अब आएगी वो क्या होगी। अगर मैं कहूं सुक्रोज या इनवर्ट शुगर, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इनवर्ट शुगर यही है, और क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड का है। इनवर्ट शुगर जो है, इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो इसका मतलब इसकी रोटेशन क्या आएगी सुक्रोज की, आफ्टर दिस रिएक्शन इनवर्ट शुगर की रोटेशन क्या आएगी, 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 40 डिग्री लीवो 40 डिग्री 40 डिग्री लीवो। और कोई, बोला किसको आंसर, इनवर्ट शुगर। देखो पहले, अब मैं, चलो एक क्वेश्चन सुनेंगे। अब पे क्वेश्चन आएगा, वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये क्वेश्चन बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनेंगे। वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज is also called as its inversion, why hydrolysis of sucrose is also called as its inversion। तो क्या बोलेंगे इसमें आंसर, because sucrose itself is dextrorotatory but on hydrolysis becomes levorotatory, therefore its hydrolysis is called as its inversion। समझ आया कि नहीं है, नेट लीवो बन रहा है कि नहीं। ये देखो, प्लस स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है, +52 डिग्री की, और नेगेटिव कितनी है, -92 की, तो नेट क्या आएगी, नेगेटिव आएगी कि नहीं। इसलिए इसके हाइड्रोलिसिस को इसका इन्वर्जन भी कहते हैं। वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट्स इन्वर्जन। समझ आया यहाँ तक नहीं, वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर और सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट्स इन्वर्जन। ये 12th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं। यस सर क्या रीजन है इसका, बिकॉज सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी but on hydrolysis gives a levorotatory mixture। ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो, फ्रक्टोज क्या है, लीवो, नेट क्या बना, लीवो यानी लेफ्ट में रोटेट करेगा, therefore it is called as levorotatory on hydrolysis, becomes levorotatory upon hydrolysis, net levorotatory बन जाएगा। इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को इसका इन्वर्जन भी कहते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को इसका इन्वर्जन भी कहते हैं। और जो अब दूसरा क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, ये 2019 या 20 में ही आया हुआ है, व्हाट इज इनवर्ट शुगर। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड का, व्हाट इज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्या है, इनवर्ट शुगर क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, पूरा लिखना है तो लिखना इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज, G जो लिख रहा हूँ ग्लूकोज है, F जो लिख रहा हूँ फ्रक्टोज है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज, equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose, this is called as invert sugar। ये क्वेश्चन बोर्ड का है जो आया हुआ है।
और एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका जेईई एडवांस में आया था, मैं उसी का कुछ पार्ट ले रहा हूँ उसके अंदर, अगर कोई बोल सकता आंसर तो। मैंने बोला इन्वर्ट शुगर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, देन व्हाट विल बी इट्स स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन हाइड्रोलिसिस? अपॉन हाइड्रोलिसिस की रोटेशन क्या होगी? LIGO हाँ लिवो तो होगा, वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? 40 डिग्री। चलो मैं आंसर बोल रहा हूँ, देखते कौन पहचान सकता है। आंसर है -20 डिग्री सेल्सियस। ये 20 है, -20। किसी को समझ आया? स्पेसिफिक रेडिएशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज -20, ये पूरी एग्जैक्ट लाइन। स्पेसिफिक रेडिएशन ऑफ इनवर्ट शुगर इज -20। इक्विमोलर मिक्सचर है, अगर इक्विमोलर मिक्सचर होता है तो क्या हो जाता है? जितना इसका वॉल्यूम उतना ही इसका वॉल्यूम, दोनों का इक्वल वॉल्यूम होगा। तो चलो एक बार ये इसको बाद में लेंगे, कुछ नहीं समझ आ रहा छोड़ दो इसको भी, इसको भी छोड़ देंगे, मैं बाद में समझा दूंगा इसका। और रनिंग में भी आना है ये -20 आएगा, आधा ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, ये +26 हो जाएगा, ये -46 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -20, तो -20 आएगा। तो उसको ट्राई कर लेंगे। मेरा मेन पर्पस था यहाँ पे मॉडरेट रिएक्शंस क्या होती है वो समझाना, वो मैंने बता दिया। 2 रिएक्शन कर लेना जरूर, एंड दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ, मैं आगे पढ़ाऊंगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भी एग्जांपल हैं। These are also examples of pseudo first order reactions. तो ये मैंने 3 टाइप के एग्जांपल्स दे दिए, 3 टाइप की रिएक्शन बता दी हैं, मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। ये समझ आ गया इतना कि नहीं? मॉडरेट, स्लो, फास्ट, ये 3 चीज बताई, ये समझ आनी चाहिए जरूर। मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, स्लो रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन क्या होती है, ये पता होना चाहिए जरूर। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन, ध्यान देंगे, नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ रिएक्शन विद ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ कह लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ मैं बना रहा हूँ कंसंट्रेशन। अगर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ से फास्ट रिएक्शन की, फास्ट रिएक्शन कंसंट्रेशन, या मैं तीनों रिएक्शन एक साथ ले रहा हूँ, ध्यान देंगे, मैं तीनों रिएक्शन एक साथ ले रहा हूँ, तो बताना कौन सा ग्राफ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ये ए, ये लिया मैंने ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, बी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, सी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। हाँ, ये मैंने ग्राफ बना दिए। तुम्हें बताना है एक ग्राफ इसमें से स्लो रिएक्शन का है, एक स्लो का है, एक फास्ट का है, और एक मॉडरेट का है। स्लो, फास्ट, मॉडरेट। कौन बताएगा? सर सी वाला फास्ट का है। पहले नाम बोलेंगे पहले। सिद्धि। हाँ सिद्धि बोलो। सी वाला फास्ट का है। हाँ, और बी वाला स्लो का, नहीं, बी हाँ। वाला मॉडरेट और ए वाला स्लो। बहुत अच्छा सिद्धि, तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ क्या ये? नहीं सर, अभी तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? सेंट जोसेफ। अच्छा, ये चैप्टर, लेकिन तुमने आंसर बहुत अच्छा दिया। और किसी ने निकाला था सही आंसर ये? मैंने। नाम बोलो। हर्षिल। यस। अब ये बहुत, हाँ जिसको डेफिनेशन समझ आ गई उसके लिए बहुत सिंपल है, जिसको डेफिनेशन समझ आ गई उसके लिए बहुत सिंपल है।
पहला देखो, पहले केस में कंसंट्रेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा टाइम के साथ साथ, यानी कंसंट्रेशन उतना ही है, यानी रिएक्शन कौन सी होगी, स्लो। ये दिस इज द ग्राफ फॉर स्लो रिएक्शन, कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर दिस इज फॉर स्लो रिएक्शन। जैसे मैंने बोला डायमंड से, ग्रेफाइट से डायमंड बनना। नेक्स्ट वाले में सी वाला पार्ट देखेंगे। सी में कंसंट्रेशन बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है और खत्म हो रहा है। सी में कंसंट्रेशन बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है और खत्म हो रहा है, इसलिए ये ग्राफ किसके लिए होगा, ये ग्राफ किसके लिए होगा, फास्ट रिएक्शन के लिए, फास्ट रिएक्शन के लिए होगा ग्राफ। और बी में, बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, नॉर्मली जैसे डिक्रीज करना चाहिए डिक्रीज करता है, एक बार को जाकर के ये थोड़ा कांस्टेंट ही मान लो कि कांस्टेंट हो जाएगा लगभग जाके, यानी 90% 95% तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो दिस इज फॉर मॉडरेट रिएक्शन। और हम अपने इस चैप्टर में कौन सी रिएक्शन से डील करेंगे, मॉडरेट रिएक्शन से हम इससे डील करेंगे, ध्यान रखना चीज का, हम इससे डील करेंगे, इसलिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ यही होगा, यानी दिमाग में ये रखना है कभी भी रिएक्टेंट पूरा खत्म नहीं होगा, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा आगे जाके, इसको एक्सटेंड नहीं करना कि तुम आगे एक्सटेंड करके इसको टच करा दो, इसका मतलब रिएक्टेंट इज नेवर कंज्यूम, रिएक्टेंट इज नेवर टोटली कंज्यूम, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा कभी भी, यानी रिएक्शन जो कंप्लीट होती है मैक्सिमम मानते हैं कि 98% तक रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो इसी को मैं डील करूंगा। सिर्फ ये वाला ग्राफ जो है ना, दिस इज फॉर जो सी वाला ग्राफ है, दिस इज फॉर ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसके लिए ग्राफ होता है, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद रखते हैं, याद कर लेंगे, आगे मैं बताऊंगा, डिटेल दूंगा सारी इसकी, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ऊपर वाला फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबके लिए ग्राफ यही चलेगा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का सबके लिए चलेगा, बस ये ग्राफ जो है जिसका स्लोप होता है माइनस के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, उसके लिए ग्राफ ही होगा, अदरवाइज हम जो डील करेंगे मॉडरेट रिएक्शंस के साथ ही डील करेंगे। तो ये मैंने, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स, हालांकि वही टाइप है ये, स्लो, फास्ट और मॉडरेट, ये स्लो, फास्ट और मॉडरेट। नेक्स्ट जैसे बोला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, थर्ड क्या सेकंड मानना है इसको एक तरह से, पहले तो स्लो, फास्ट, मॉडरेट ही रहना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है, एलिमेंट्री रिएक्शन और प्रोसेस भी कह सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन, बोर्ड में डेफिनेशन आई हुई इसकी 2004 में डेफिनेशन आई थी और एक बाद में रिपीट हुई है, यही सेम क्वेश्चन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन या रिएक्शन for which no mechanism is defined, reactions for which no mechanism is defined, उन्हें बोलते हैं elementary reactions, उन्हें बोलते हैं elementary reactions, reactions for which no mechanism is defined is called as elementary reaction, है ना, उसको बोलेंगे elementary reaction। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, और इसके लिए ना अगर याद रखते हैं लाइन ये भी याद कर लेंगे, एक वर्ड में क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेप रिएक्शंस फॉर विच नो मैकेनिज्म इज डिफाइंड, सिंगल स्टेप रिएक्शंस जिसके लिए कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं होता। और ऐसी रिएक्शंस के लिए ना मैं आगे बताऊंगा लाइन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होते हैं, ये क्या है ये सब आगे पढ़ेंगे, जो मैं कहता हूं ना अभी याद कर लो, उसको याद ही कर लेना, बाद में क्लियर हो जाएगा सारा। ऐसी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसी रिएक्शंस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट ये है एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शंस, जैसे ए से बी बन रहा है एक स्टेप में, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन। अगला मैंने बोला, नेक्स्ट दिया मैंने से, अच्छा इसमें एग्जांपल तो मैं आगे दूंगा, नेक्स्ट नोट करना आगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होंगी, विच टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, क्लियर, विच टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, विच टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड हैज डिफाइंड मैकेनिज्म एंड फॉर विच मैकेनिज्म इज डिफाइंड, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान देना, अगर मैंने बोला तुमसे से ए से बी बोल दिया, मैंने बोला ए से बी बोला, मैंने तुमसे बोला कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, ये सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान रखना, एलिमेंट्री और सिंपल एक ही बात होती है, ये सिंपल रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बोथ डाटा इनसफिशिएंट,
So data insufficient. हाँ D. क्या आएगा आंसर इसका? डाटा, हाँ डेटा इनसफिशिएंट है इसका। हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर आएगा इसका। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ये, मेरे को तो पता ही नहीं है इसके अंदर कुछ भी, अगर ए से बी, अगर एक ही स्टेप में हो रही रिएक्शन, ये अगर ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब ये सिंपल रिएक्शन है। मान लो इसके लिए मैं मैकेनिज्म डिफाइंड है, जैसे ए से पहले सी बन रहा है, फिर सी से बी बन रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ये सेकंड स्टेप है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? ए से बी आ गया कि नहीं? यानी सी क्या यहाँ पे, सी क्या यहाँ पे? इंटरमीडिएट। तो अब ये कम्प्लेक्स हो गई, ये क्या हो गई? कम्प्लेक्स हो गई। समझे कि नहीं है? तो इसलिए ए से बी क्या रिएक्शन है हम नहीं बता सकते। इट कैन बी सिंपल एज वेल एज कम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट हैज गिवन स्टेप्स और नॉट। अगर इसके कोई स्टेप्स नहीं है, इसके लिए कोई डिफाइंड स्टेप्स नहीं है, कितने स्टेप्स में हो रही है, एक ही स्टेप में हो रही है, तो ये सिंपल। और अगर डिफाइंड स्टेप्स हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया नीचे, तो ये कम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्री रिएक्शन और कम्प्लेक्स रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्री और कम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स का रिपीट करना डेफिनेशन। कौन बोल रहा है? कुणाल। कुणाल, हाँ कुणाल बोल दोबारा। मैं बोल रहा था सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करना कॉम्प्लेक्स की। Complex reaction which takes place in number of steps and for which mechanism is defined. सही है? Which takes place in number of steps and for which mechanism is defined. तो ये हो गया हमारे complex reaction। तो types of reaction मैंने तुम्हें बता दिया। फिर ऐसे ही अब rate of reaction क्या होते हैं? दो तरीके से rate of reaction को डिफाइन करते हैं, ध्यान देंगे। rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction means speed of the reaction। तो मैंने बताया तुम्हें, स्पीड ऑफ रिएक्शन बताया ना इसको। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बोलता हूँ, कुछ भी मेंशन नहीं किया मैंने, तो इसका मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने कुछ मेंशन नहीं किया, दैट मींस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अदरवाइज इसके दो टाइप्स हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सबने पढ़ा हुआ है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, फिजिक्स वगैरह में पढ़ रखा होगा सबने। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, तो इसको मैं लिख सकता हूं dx/dt। एवरेज रेट में हालांकि हम लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। dx के यहाँ पे ध्यान रखना, चेंज इन कंसंट्रेशन है ये, चेंज इन कंसंट्रेशन, और ये क्या है? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। जैसे अगर मैं तुमसे इसके अंदर बोलूं, इसी के अंदर कि मान लिया मैंने बोला कि 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में, 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में रिएक्शन की स्पीड क्या थी, तो तुम क्या देखोगे? 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में रिएक्शन का कंसंट्रेशन कितना था, रिएक्शन का कंसंट्रेशन कितना था, उसके बेसिस पे तुम स्पीड डिफाइन, उसके बेसिस पे तुम रेट डिफाइन करोगे। समझ आई बात कि नहीं है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, है ना? तो ये हमारा क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मैंने तुमसे बोला कि 15वें सेकंड पे रिएक्शन की स्पीड क्या थी, 15th सेकंड पे रिएक्शन की स्पीड क्या थी, तो वो क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। या जो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के पे डिफाइंड हो, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डिफाइंड हो, तो उसको भी इंस्टेंटेनियस रेट बोल सकते हैं, उसको भी इंस्टेंटेनियस रेट बोल सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा? ध्यान देना इधर ही, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिखते हैं इसको, या dx बाय dt, dx बाय dt एंड dt टेंड्स टू लिमिट, dt टेंड्स टू 0, लिमिट dt टेंड्स टू 0। ये बात समझ आ गई कि नहीं है? इंस्टेंटेनियस रेट, लिमिट dt टेंड्स टू 0, यानी dt क्या है? बहुत ही छोटा है। dt क्या होगा? बहुत ही छोटा। तो ये स्कूल में डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। और इंस्टेंटेनियस रेट बोलोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज
इंस्टेंटेनियस रेट, ये इंस्टेंटेनियस रेट है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, दोनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, रेट ऑफ रिएक्शन का dx by dt, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम, और इंस्टेंटेनियस रेट का सेम चीज है dx by dt। हालांकि बुक्स में कई जगह इसको डेल्टा x by डेल्टा t भी लिखा हुआ है, इसको डेल्टा x by डेल्टा t भी लिखा हुआ है, इसको dx by dt भी लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रॉपरली डिफाइन कर रहा है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। इंस्टेंटेनियस रेट मींस dx by dt लिमिट dt टेंड्स टू 0, dx by dt लिमिट dt टेंड्स टू 0, तो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। अब इन दोनों में से अगर मैं तुमसे पूछूं कि हम किसको प्रेफर करेंगे, हम इन दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे, एवरेज रेट को, इंस्टेंटेनियस रेट को, which will be preferred out of the two? Instantaneous. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसमें हम प्रेफर So करेंगे instantaneous. इंस्टेंटेनियस रेट को, क्योंकि जो एवरेज रेट होगा, तुम खुद सोच के देखो ना, अगर मैं तुमसे कहता हूँ 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में रिएक्शन का क्या स्पीड थी, तो उसमें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज होता रहेगा, और कंसंट्रेशन चेंज होगा तो रिएक्शन की स्पीड चेंज होती रहेगी, यानी एवरेज रेट चेंज होता रहेगा, बिकॉज एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। जनरली टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाएगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट तो है ही एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो तो एक तरह से तुम कह सकते हो कि ऑल अप्रोक्सीमेट क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, वो क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए हम इंस्टेंटेनियस रेट को प्रेफर करते हैं ओवर एवरेज रेट। तो ये याद रखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रेफर्ड ओवर एवरेज रेट बिकॉज एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, याद रहेगा, एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट प्रेफर्ड ओवर एवरेज रेट बिकॉज एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, ये याद रखना, एवरेज रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो ये मैंने बातें बताई जो इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बोर्ड में पूछते हैं, व्हाई डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट्स, व्हाई डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट्स, क्या आंसर आएगा इसका, व्हाई डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट्स, Activation energies are different. डिफरेंट, पहला पॉइंट डिफरेंट, सुन लेंगे, टाइम खत्म होने वाला है, हो सकता है कि मैं अभी आधे घंटे बाद क्लास स्टार्ट करूं, तो क्या रीजन है इसका कि जो डिफरेंट रिएक्शंस की डिफरेंट स्पीड क्यों है, क्योंकि डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स which have different amount of bond energies, इस वजह से। दूसरा पॉइंट, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जीज, कोयले को जलाने के लिए डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, वुड को जलाने के लिए डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे H2 और O2 में रिएक्शन हाईली फिजिबल है, तब भी रिएक्शन नहीं हो पाती रूम टेम्परेचर पे, क्यों, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है हाई, इसलिए।